नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। मॉरिशस में हुई डॉक्टर नवीन राम गुलाम की जीत, भारत ने दिया बधाई संदेश। यूके से 1968 में मिली थी आजादी। ग्रेटा थनबर्ग ने किया जॉर्जिया में विरोध प्रदर्शन, अजरबैजान को मिली COP29 की मेजबानी का है विरोध। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, मैनर ऑफ होल्डिंग इंक्वायरी एंड इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी रूल्स 2024 जारी। वाटर एक्ट में किए गए हैं संशोधनों को लागू करने के लिए लाए गए हैं नए नियम। आइए शुरू करें। मॉरिशस में हुए आम चुनावों में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने जीत दर्ज की है। वे मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। डॉक्टर नवीन राम गुलाम मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री शिव सागर राम गुलाम के पुत्र हैं। ये वही सर शिव सागर राम गुलाम हैं जिन्होंने मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। ये पहला मौका नहीं है जब नवीन राम गुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हों। इससे पहले वे 1995 से 2000 के बीच और 2005 से 2014 के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मॉरिशस को यूके से 1968 में आज़ादी मिली थी। तब से ये मॉरिशस में आयोजित होने वाले 12वें चुनाव हैं। आपको बता दें कि आइलैंड कंट्री मॉरिशस हिंद महासागर में अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट से दूर स्थित है। यह मुख्य भूमि अफ्रीका से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह आइलैंड नेशन हिंद महासागर के मध्य में मेडागास्कर के ठीक पूर्व में पाया जाता है। मॉरिशस दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। मॉरिशस नाम के मुख्य द्वीप और कई अन्य द्वीपों जैसे कि अम्ब्रे द्वीप, एस्ट द्वीप, सेफ्स द्वीप, बेंटियर्स द्वीप आदि से बना है। मैंने कहा कि मॉरिशस एक आइलैंड नेशन यानी द्वीपीय राष्ट्र है। देखिए, आइलैंड नेशन या आइलैंड कंट्री से मतलब ऐसे संप्रभु या सॉवरेन राष्ट्रों से है जिनके क्षेत्र में एक या एक से ज्यादा द्वीप या द्वीपों के कुछ हिस्से शामिल होते हैं। जैसे कि ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, लेकिन आइलैंड नेशन नहीं है क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक आइलैंड है और डेनमार्क एक देश है। ऐसे ही अंडमान निकोबार एक आइलैंड है लेकिन आइलैंड नेशन नहीं, क्योंकि अंडमान निकोबार भारत का आइलैंड है और भारत एक देश है। COP29 का आयोजन 11 नवंबर से अजरबैजान के बाकू में शुरू हुआ है। अब इसे लेकर क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। ग्रेटा जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी में विरोध रैली आयोजित कर रही हैं। बकौल ग्रेटा, अजरबैजान जलवायु वार्ता की मेजबानी करने का हकदार नहीं है क्योंकि अजरबैजान अपने देश में दमनकारी नीतियां लागू करता है। अजरबैजान दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक है। इनफैक्ट अजरबैजान ही वो देश है जहां दुनिया का सबसे पहला तेल का कुआं ड्रिल किया गया था। जाहिर है, बड़ा उत्पादक देश होने के चलते ये देश तेल और गैस का निर्यात भी करता है। ग्रेटा थनबर्ग का आरोप है कि ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के नाम पर अजरबैजान ने अपने तेल और गैस के निर्यात को ही बढ़ावा दिया है और अजरबैजान को COP29 के जरिए अपने इन कृत्यों को जस्टिफाई करने का मौका मिल गया है। अजरबैजान में राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव 2003 से सत्ता में हैं। अपने पिता की मौत के बाद वे सत्ता में आए थे। आलोचकों ने उन पर असहमति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति इनटॉलरेंट होने का आरोप लगाया है। इस साल की शुरुआत में वे एक बार फिर से 7 साल के लिए सत्ता में आए हैं, लेकिन आरोप है कि इन चुनावों में धांधली हुई है। देखिए, अलीयेव शासित अजरबैजान ने आर्मेनिया के साथ विवादित नगोर्नो काराबाख क्षेत्र पर सितंबर 2023 में फुल कंट्रोल हासिल कर लिया था। इससे अलीयेव की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई थी। इसी का फायदा उठाते हुए समय से पहले चुनाव घोषित कर दिए गए और एज एक्सपेक्टेड अलीयेव चुनाव जीत भी गए। गौरतलब है कि अजरबैजान और आर्मेनिया दक्षिणी कॉकेशस क्षेत्र में स्थित हैं, जो कि पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया का क्षेत्र है। ये दोनों देश सोवियत संघ का हिस्सा रहे थे। सोवियत संघ के समय ही आर्मेनियाई बहुसंख्यक आबादी वाले नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को अजरबैजान का हिस्सा बना दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागोर्नो काराबाख पर अजरबैजान को ही मान्यता हासिल है। 1988 में इस क्षेत्र में बसे आर्मेनियाई लोगों ने आर्मेनिया शासन की मांग शुरू कर दी। इस क्षेत्र को रिपब्लिक ऑफ आर्ट्सक घोषित किया गया। इसके बाद से इस क्षेत्र में नस्लीय हिंसा का एक दौर शुरू हुआ, जो कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध में बदल गया। 1994 में रूस की मध्यस्थता के बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हुआ। हालांकि नागोर्नो काराबाख अजरबैजान का ही हिस्सा बना रहा। 2020 में भी दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र को लेकर जंग छिड़ी हुई थी। तब अजरबैजान को तुर्की का समर्थन हासिल था और तब 44 दिन तक चली इस जंग में रूस की मध्यस्थता के बाद पीस डील हुई थी। 2023 में इस पर पूरा नियंत्रण अजरबैजान को मिल गया।
क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। COP29 से जुड़ी हुई एक और खबर पर गौर करिए। दरअसल COP29 के दूसरे दिन ग्लोबल कार्बन मार्केट को लेकर सहमति बनती दिखाई दे रही है। इस मार्केट की संकल्पना पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 में दी गई है। ग्लोबल कार्बन मार्केट में देश आपस में कार्बन क्रेडिट का व्यापार कर सकेंगे। इनका मकसद होता है एमिशन यानी उत्सर्जन में कमी लाना। इन मार्केट्स में उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। कार्बन क्रेडिट हासिल करने के लिए किसी उद्योग को निर्धारित मानकों पर बेहतर काम करना होता है। वे उत्सर्जन को कम करके मानकों का अनुपालन करते हैं। इसके एवज में कार्बन क्रेडिट हासिल होते हैं। वहीं जो उद्योग इन मानकों का पालन नहीं कर पाते वे कार्बन क्रेडिट को खरीद सकते हैं। लेकिन कार्बन मार्केट को लेकर एक अहम मुद्दा उठाया जाता है। इसके मुताबिक अगर कोई विकसित देश एक विकासशील देश में एक वनीकरण परियोजना को आर्थिक मदद देता है और इससे सैद्धांतिक रूप से 1000 टन कार्बन वायुमंडल में जाने से रोकी जाती है, तो क्या इस बचाए गए कार्बन का क्रेडिट उस विकसित देश को मिलेगा या उस देश को जिसमें वास्तविक रोकथाम की गई? इसका मतलब यह हुआ कि विकसित देश जो विदेशी सहायता देकर कार्बन को रोकने में योगदान दे रहे हैं, क्या वो उसका श्रेय ले सकते हैं? और किस तरह से और कब कोई क्रेडिट व्यापार योग्य माना जाएगा? इन सभी मुद्दों को कार्बन क्रेडिट मार्केट की वार्ता में उठाया जाता रहा है। COP29 की शुरुआत में ही ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार ग्लोबल कार्बन मार्केट पर सहमति बन जाएगी और पहला यूएन द्वारा स्वीकृत कार्बन क्रेडिट 2025 में उपलब्ध होगा। अब इस पर ग्रीन सिग्नल की खबर आ रही है, तो उम्मीद है कि जल्द ही ये लागू भी हो सकेगा। केंद्र सरकार ने वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, मैनर ऑफ होल्डिंग इंक्वायरी एंड इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी रूल्स 2024 जारी किए हैं। ये नियम सरकार के नोटिफिकेशन के साथ ही तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गए हैं। देखिए, इस साल शुरुआत में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट में संशोधन किया गया था और ये नियम इस संशोधन के बाद ही लाए गए हैं। संशोधन के जरिए इस एक्ट के उल्लंघन को गैर अपराधी बना दिया गया है। मतलब अगर कोई एक्ट का उल्लंघन करे तो उसे सजा के बजाय अब जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा जुलाई में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इस एक्ट के तहत आने वाली व्हाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज को संचालन और स्थापना से पहले ली जाने वाली परमिशन से छूट दे दी है। इन संशोधनों ने केंद्र को अपराधों, उल्लंघनों पर निर्णय लेने और दंड निर्धारित करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करने की भी अनुमति दी थी। नए नियमों को इन संशोधनों को लागू करने के मकसद से ही जारी किया गया है। अब अगर किसी लेवल पर एक्ट का उल्लंघन होता है, केंद्र के स्तर पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य के स्तर पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियां अपने अपने लेवल पर होने वाले उल्लंघन को अपने ऑथराइज्ड ऑफिसर द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपॉइंट किए गए अधिकारी को शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है PACS यानी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। PACS गांव के स्तर पर क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं। ये 3 स्तरीय कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर का लास्ट लिंक होती हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर में राज्य के स्तर पर SCBs यानी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं। SCBs से क्रेडिट DCCBs यानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को ट्रांसफर किया जाता है। DCCBs जिले के स्तर पर काम करती हैं। DCCBs PACS के साथ मिलकर काम करती हैं, जिनकी पहुंच सीधे किसानों तक होती है। PACS में किसान ही सदस्य होते हैं। इनमें ऑफिशियल्स का चुनाव इन्हीं सदस्यों के बीच में से होता है। PACS शॉर्ट टर्म लोन लेने के लिए काम करती हैं। इससे किसान अपनी बीज और उर्वरक की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद सोशल मीडिया पर 4B मूवमेंट काफी सुर्खियां बटोर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत से अमेरिका में महिलाएं खुश नहीं हैं और वे ट्रंप की जीत के लिए पुरुषों को जिम्मेदार मान रही हैं। इसका विरोध करने के लिए वो 4B मूवमेंट चला रही हैं। हालांकि ये मूवमेंट नया नहीं है। इसकी शुरुआत दक्षिण कोरिया से हुई थी, जो 2016 में एक महिला की हत्या और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बढ़ते मामलों के बीच उभरा था। 4B शब्द
4 कोरियाई शब्दों से मिलकर बना है। चारों शब्दों की शुरुआत बाई से होती है, जिसका अर्थ है कोरियाई भाषा में नो। और ये 4 शब्द हैं बिहोन, बिचुलसन, बियोनाय और बिसेकसेव, जिसका मतलब है दूसरे जेंडर के साथ विवाह, बच्चे पैदा करना, पुरुषों के साथ डेटिंग और फिजिकल रिलेशन रखने से मना करना है। फ्रांस अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पर विचार कर रहा है। पिनाका सिस्टम भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है और यह 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है। इसकी रेंज 38 किलोमीटर है, जिसे बढ़ाकर 75 किलोमीटर तक किया जा रहा है। इसके अलावा भारत और फ्रांस संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास, लड़ाकू विमान, पनडुब्बी और जेट इंजन जैसे उपकरणों का विकास भी कर रहे हैं। डिफेंस स्पेस एजेंसी ने भारत का पहला अंतरिक्ष अभ्यास स्पेस एक्सरसाइज 2024 शुरू किया है, जो 13 नवंबर तक चलेगा। इस 3 दिवसीय अभ्यास का मकसद भारत की अंतरिक्ष संपत्तियों और सेवाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसमें भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, DRDO, इसरो और अन्य रक्षा एजेंसियों के अधिकारी शामिल होंगे। इस अभ्यास के दौरान अंतरिक्ष से जुड़ी सुरक्षा खामियों का मूल्यांकन किया जाएगा, जो भविष्य में भारत की सुरक्षा के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। कश्मीर का होकरसर वेटलैंड पानी की कमी से जूझ रहा है। इससे प्रवासी पक्षियों की संख्या में कमी आई है। यह एक रामसर साइट है। होकरसर वेटलैंड 1969 में करीब 18.13 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला था, जो घटकर अब 13.75 स्क्वायर किलोमीटर रह गया। यह वेटलैंड साइबेरिया, चीन और यूरोप से आने वाली प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। इस सीजन में यहाँ केवल 500 प्रवासी पक्षियां आई हैं, जो कि 2016 के बाद से सबसे कम संख्या है। इस घटते क्षेत्र का असर पक्षियों के प्रवास पर पड़ रहा है। इसके अलावा अवैध खनन और अतिक्रमण ने भी इस समस्या को बढ़ावा दिया है। साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल SATRC की 25वीं कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है, जो 13 नवंबर तक चलेगी। इसमें दक्षिण एशिया के टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स नई रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद यूनिफाइड रेगुलेटरी एजेंडा तैयार करना है, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर दोनों शामिल हों। इस कॉन्फ्रेंस को APT यानी एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटी द्वारा आयोजित किया जा रहा है और ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसे होस्ट किया जा रहा है। APT एक अंतर सरकारी संगठन है। यह UN इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की एक संयुक्त पहल है, जिसकी स्थापना फरवरी 1979 में की गई थी। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, नगोर्नो काराबाख क्षेत्र स्थित है इजराइल, अजरबैजान, रूस या फिर तुर्की? अगला प्रश्न है, 4B मूवमेंट संबंधित है पुरुष विरोधी आंदोलन, स्त्री विरोधी आंदोलन, सामाजिक समानता से संबंधित आंदोलन या फिर स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित आंदोलन? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन बने हैं? DY चंद्रचूड़, संजीव खन्ना, BV नागरत्ना, HJ कानिया? सही जवाब है विकल्प B यानी संजीव खन्ना। और अगला प्रश्न था, निपुण भारत पहल संबंधित है शिक्षा, साहित्य, अंतरिक्ष या फिर रोजगार? सही जवाब है विकल्प A यानी शिक्षा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। ठीक से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से अपना ख्याल रखिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज जो प्रश्न मैंने पूछे हैं आपसे, उनके सही जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।